12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज अर्थशास्त्र में पार्ट 2 समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसका अर्थ क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो कुल आय, कुल बचत किया जाता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उपयोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान की कीमत स्तर। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के समूहों यानी कि जो अरेंजमेंट्स हैं अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले औसतों, सारे इस योगों का अर्थशास्त्र इसमें अध्ययन किया जाता है, ना कि विशिष्ट मदों का। सीधा है, समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थशास्त्र में जो भी चीज़ें सम्मिलित हैं, यानी कि एक राष्ट्र के अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो उसका रोजगार की क्या स्थिति है, यानी वो कितनी अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करा पा रहा है, कितना उत्पादन, कुल पूरे राष्ट्र का उत्पादन कितना है, कुल उसकी पूरे राष्ट्र की आय क्या है, उसकी राष्ट्र की बचत क्या है, कुल उसका बचत, उस राष्ट्र का निवेश क्या है, कुल उस राष्ट्र का उपभोग क्या है, उसकी कुल मांग क्या है, कुल पूर्ति कैसी है, तथा सामान कीमत स्तर, यानी कि एक सामान्य स्तर पर क्या कीमत उस वस्तु की होनी चाहिए। ये सभी चीज़ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करने को हमें यहाँ मिलती है। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों, एग्रीकेंट्स का अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले सारे औसतों, सभी औसतों का ध्यान, सभी औसतों का योग का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। इस संबंध में कुछ परिभाषा हैं जो इसके अर्थ को और अधिक समझा सकती हैं, बता सकती हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस संबंध में क्या कहा है, समझिए। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, अपितु इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का। व्यक्तिगत कीमतों का नहीं, अपितु सामान्य कीमत स्तर का। व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन वो करता है। बोल्डिंग ने बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में सा कहा है कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, मान लीजिए एक समूह की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिगत, अगर किसी हम व्यक्ति विशेष की बात करें हैं, या किसी पर्टिकुलर एक उद्योग की बात करें, या किसी व्यक्ति की आय की बात करें, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र अंतर्गत आएगा। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, सभी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। केवल एक उद्योग की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे उद्योग, सारे उद्योग, देश में जितने भी उद्योग हैं उन सभी का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। राष्ट्र किसी एक व्यक्ति की आय की नहीं, बल्कि सारे देश की आय क्या होगी, यानी कि उसकी औसत क्या होगा, जो सभी व्यक्ति कमा रहे हैं, जो टोटल आय है उसमें अगर हम अपनी जनसंख्या भाग दे दें तो हमारे पास एक व्यक्ति की आय, मानी राष्ट्रीय टोटल आय हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। इसी को कहते हैं। तो बोल्डिंग ने इस शब्दों में कहा कि यानी कि हम पूरे समूह की बात कर, जहाँ हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा हमें प्राप्त होगा। इस संबंध में गार्डनर एक्ले ने भी परिभाषा दी है। उनके अनुसार क्या कहते हैं वो, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, यानी कि आर्थिक जो विषय हैं देश के देश की इकोनॉमिक्स के, देश के अर्थशास्त्र के जो आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, यानी किसी एक के व्यक्ति वाले नहीं, बल्कि सभी संबंधों में बात करता है। अर्थशास्त्र के जिस संबंध, जिनसे संबंध है उन सब के बारे में बात करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार से होता है, यानी कि इसका संबंध किससे होगा, आर्थिक जीवन में, यानी जीवन में जो आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं उसके संपूर्ण विस्तार, यानी सभी पहलुओं पर ध्यान देता है। यह एक वन की प्रकृति का स्वतंत्र है, यह एक वन की प्रकृति का स्वतंत्र अध्ययन करता है, ना कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। यानी कि एक वन किससे निर्माण होता है, पेड़ों से। तो हम वो पूरे पेड़ों से, केवल पेड़ों का अध्ययन नहीं कर रहा है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल पेड़ों का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, उन पेड़ों से जो एक वन बना, उस वन का हम अध्ययन इस अर्थशास्त्र में करते हैं, यही कहते हैं वो। तो यानी कि पूरे समूह, जो समूह से जो बन रहा है, जो पूरे एक समूह से, यानी कि समूह, राष्ट्र किससे बनता है, प्रदेश की जनता, प्रदेश की, पूरे देश की जनता से मिलकर बनता है, तो एक समूह है, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ गार्डर एक्विलिन ने कहा कि एक वन की प्रकृति का अध्ययन ना करके वो पूरे वन की प्रकृति का अध्ययन करता है। सूल्ज के संबंध में क्या कहते हैं, सूल्ज के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। तो उन्होंने बहुत छोटी सी परिभाषा दी है, लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ पूरी तरह से निचोड़ रख दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य यंत्र क्या है, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण, यानी कि राष्ट्र की आय कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कौन कौन उसमें किस किस का कितना कितना भाग है, यही अध्ययन हमें समष्टि अर्थशास्त्र बताता है। H स्पेंसर ने क्या कम संबंध में कहा, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था एवं उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का क्या स्तर है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। यानी कि एक देश में अगर बेरोजगारी की क्या स्थिति है, मुद्रास्फीति से मतलब महंगाई की क्या स्थिति है, राष्ट्र के कुल उत्पादन कितना है, ये हमें समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। यही जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भाई हर सरकार, हर राष्ट्र की जो सरकार होगी उसका एक ही महत्व है, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए, सभी व्यक्तियों को खाने का मिल जाए, यानी कि महंगाई इतनी ना हो जिससे कि सब कोई लोग भूखा मरे, उसका महत्व यही है। तो वो इसी चीज़ को हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। सीप्रो के अनुसार, सीप्रो क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण से संबंधित है। यानी उन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण देश की पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की किस तरह से कार्य प्रणाली है, वो कार्य प्रणाली किस प्रकार से काम कर रही है, इसका अध्ययन हमें वो समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हो सकता है। यानी कि हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को किस तरह से पता कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, कितना एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जिससे वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर सके, यही चीज़ हमें समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा प्राप्त हो सकती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र से एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों तथा आर्थिक उच्चावचों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो हम इस परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, एक देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण हम उससे कर सकते हैं, उसके निर्धारक तत्व जो हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, आर्थिक उच्चावचन यानी कि कभी मंदी कभी तेजी, ये कहलाते हैं आर्थिक उच्चावचन, इनके कारणों की हम अध्ययन कर सकते हैं ताकि हम उनको उस प्रभाव को रोक सकें, उस प्रभाव को देश की व्यक्ति के ऊपर, देश की जनसंख्या के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, उसके लिए हम कारण खोज कर उसको हम लगाम लगा सकते हैं और अपनी जनता को ऐसी उस स्थिति से निपटने से बचा सकते हैं। अब बात समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस बात को अध्ययन करना पड़ेगा, क्या चीज़ है उसमें। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसके प्रमुख निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु, आय व रोजगार का सिद्धांत, किसी देश का आय व रोजगार का सिद्धांत स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित हो। यदि बाजार में मांग होगी तभी उद्योग होंगे, जब उद्योग की स्थापना होगी तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उस व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो वो वस्तु की मांग करेगा। यही एक चेन है, उस चेन को हम आय व स्रोत के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किसी देश का आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है। प्रभावपूर्ण मांग बराबर कुल उपयोग मांग प्लस कुल विनियोग मांग, यानी कुल जितनी उपयोग की गई मांग है वो, और अगर कुल विनियोग जितना पैसा उसमें लगाया गया उसकी मांग जो है वो अगर जोड़ दें तो हमारे पास प्रभावपूर्ण मांग निकल कर आ जाएगी। प्रभावपूर्ण मांग में उच्चावचों के कारणों से ही विकसित देशों में व्यापार चक्र जन्म लेते हैं। यानी कि जब प्रभावपूर्ण मांग होगी तभी मंदी के और तेजी के उच्चावनों के कारण बनेंगे, उनसे विकसित देशों से व्यापार चक्र
जन्म लेते हैं, यानी उन्हीं से वो कभी मंदी कभी तेजी, इस तरह से व्यापार चक्र काम करते हैं। अगले, समान कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के समान स्तर के निर्धारण का भी अध्ययन करता है और यह स्पष्ट करता है कि स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। अब तो कीमत स्फीति के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय बन गया, यानी कि आज की तारीख में हम सबसे महत्वपूर्ण स्थान समष्टि अर्थशास्त्र का जो है वो उसको कीमत स्तर को, यानी कि क्या किस ऐसी कौन सा वस्तु की ऐसा मूल्य कौन सा मूल्य है जिससे जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है उसको उसको वो प्राप्त आसानी से हो सके, यानी कि बहुत तेज़ी का अगर वो रेट बहुत कीमत बहुत अधिक हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जब उपयोग नहीं कर पाएगा तो उसका मांग भी नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में वो एक जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो यही कहलाता है समान कीमत स्तर और आज की तारीख में इसकी बहुत अधिक महत्ता है क्योंकि यही कीमत स्फीति का सिद्धांत है जिससे कि कीमत की वस्तु की कीमत अधिक और इतनी अधिक ना बढ़ जाए कि उसका प्रयोग होना ही बंद हो जाए। अब बात करते हैं आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा है जिसका हाल ही में विकास हुआ है, यानी कि अभी विकास फिलहाल में विकास हुआ है आर्थिक विकास का, जिसके संक्षेप में विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जा सकता है। यानी कि विकास के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, विकास के द्वारा रोजगार की उत्पत्ति कर सकते हैं। रोजगार की उत्पत्ति से करने से हमें मांग बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी तो निवेश होगा तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी और इस तरह से सभी व्यक्तियों का जीवन सफल आसान होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। ये अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, इसके अंतर्गत इकाइयों, व्यक्तिगत, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंतर्गत योगों यानी कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन, यानी कि राष्ट्र की आयों का, राष्ट्र की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का ही अध्ययन करता है। यानी कि जैसे कुल राष्ट्र की आय की बात करें तो कुल केवल राष्ट्र की आय की बात कर रहा है। यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यानी कि यह क्या कहता है, संसाधनों का पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यानी कि संसाधनों के द्वारा था हम रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित, यह संसाधनों के अपूर्ण यानी कि पूरी तरह से प्रयोग ना करने के आधार पर आधारित है। इसकी कीमत, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, किस तरह की कीमत, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जा सके संसाधनों का प्रयोग करते हुए, ताकि उस कुशलतम प्रयोग करके उसका निश्चित तौर पर उसकी कीमत कम रखनी पड़ेगी, तभी वो उसकी व्यक्ति की वस्तु की मांग बढ़ेगी, वस्तु की उसका प्रयोग हो सकेगा। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी केंद्रीय समस्या है उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किस तरह से किया जाए, यानी किस तरह से उत्पादन किया जाए और किस तरह से उसका रोजगार व्यक्ति को दिलवाया जाए, यह समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन है या मुख्य समस्या कह सकते हैं। यह विधि आंशिक संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है। इस विधि को हम, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम विधि प्रयोग करते हैं वो कहलाती है आंशिक संतुलन की, जबकि और यह विधि सामान्य संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यष्टि पूरक व्यवहार संपूर्ण समाज पर लागू हो। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यष्टि परक व्यवहार हैं वो संपूर्ण समाज पर लागू हों, लेकिन सामूहिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। सामूहिक व्यवहार जो होते हैं वो संपूर्ण, यानी कि पूरे एक समूह का जो व्यवहार कहलाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागू होते हैं अर्थशास्त्र पर। इसमें मांग और पूर्ति मुख्य विश्लेषण का उपकरण है, यानी इसमें केवल मांग और पूर्ति, मांग क्या है और उसकी पूर्ति क्या है, इसका मुख्य विश्लेषण किया जाता है। इसे समग्र मांग और समग्र पूर्ति का मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है, यानी कि उस वस्तु की मांग किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से उसकी पूर्ति को संतुलित किया जा सकता है, ये हमें समष्टि अर्थशास्त्र बता सकता है। यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है,
ये विश्लेषण अपेक्षक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र सरल, आसानी सरल, क्योंकि वह एक छोटी यूनिट का होता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अत्यंत जटिल है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा पर एक राष्ट्र के आधार पर होता है, इसलिए ये कठिन है। यह योग की टुकड़ी में इसमें तोड़ने की क्रिया है। ये योग को जो है टुकड़ों में तोड़, यानी कि एक ही बस, जैसे वन है, जैसे अभी बात करी थी हमने वन की, तो वन में कितने बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहाँ हम एक एक पेड़ की बात कर रहे हैं, और वन के रूप में जब बात कर रहे हैं तो पूरे वन सभी पेड़ों को मिला के एक वन बनना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या हुआ, योग को टुकड़ों में तोड़कर, यानी कि योगों को तोड़े के तोड़ एक एक वृक्ष की बात करेंगे फिर, और उस वृक्ष से कितना क्या उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके बारे में बढ़ेंगे। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, यह विश्लेषण, यह योग करने के लिए, यानी सभी जो भी उसके साधन हैं, उन सभी साधनों का योग करके ही हम उसकी पता लगा सकते हैं, उस राष्ट्र का अर्थशास्त्र में योगदान क्या है बता सकते हैं, जान सकते हैं। अब एक छोटे सवाल आ सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सी अर्थव्यवस्था के 4 ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका महत्व दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। फर्म एक उत्पादक संस्था है, इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया को से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, यानी कि फर्म का क्या करती है, एक फर्म एक वस्तु का उत्पादन करती है, और उसका उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। घरेलू क्षेत्रक, इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता व निवेशक भी सम्मिलित होते हैं। घरेलू क्षेत्रक से मतलब है उत्पादन के वे सभी साधन इसमें सम्मिलित हैं। श्रम के द्वारा उत्पादन होता है, भूमि के द्वारा उत्पादन होता है, पूंजी के द्वारा उत्पादन होता है, उद्यम के द्वारा उत्पादन होता है, जिससे हम उत्पादन की प्रक्रिया को करते हैं। सरकारी क्षेत्रक, इसमें सरकार द्वारा किए गए सभी आर्थिक क्रियाकलाप सम्मिलित हो, यानी सरकार इस क्षेत्र में क्या क्रियाकलाप कर रही है, आर्थिक क्षेत्र में जो क्रियाकलाप कर रही है वो सरकारी क्षेत्र में जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं सरकारी क्षेत्रक। विदेशी क्षेत्रक, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात या निर्यात, यानी कि हम उस देश में जो उत्पादन हो रहा है उस वस्तु का आयात या किसी दूसरी वस्तु का जिसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं उसका निर्यात करते हैं, आयात, और जिस जो हमारे यहाँ अधिक है उसका आयात करते हैं, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तो यही कहलाता है विदेशी क्षेत्रक। तो हम 4 से समष्टि अर्थशास्त्र पर कर सकते हैं, फर्म, घरेलू क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक और विदेशी क्षेत्रक। अब बात करते हैं 1929 की महामंदी का वर्णन करें। विश्वव्यापी महामंदी का आरंभ 1929 में हुआ, जो लगभग 1933 तक जारी रहा, यानी कि 4 साल तक मंदी पूरे विश्व में जारी रही। इस अवधि में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन एवं रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई, यानी कि 1929 से 1933 तक यूरोप में व उत्तरी अमेरिका के जो देश थे उनमें उत्पादन भी कम हुआ, और जिससे रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए। निश्चित तौर पर जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो व्यक्तियों को, जो व्यक्ति उसमें रोजगार में है वो व्यक्ति हटेंगे वहाँ से, उनका रोजगार समाप्त होगा, तो इससे ऐसी भारी गिरावट आई। इस मंदी का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। संयुक्त अरब अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई, यानी कि 25%, 100 में से 75 व्यक्तियों के पास रोजगार था और 25 बेरोजगार थे। और सकल उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट, यानी कि जो पहले 100% हो रहा था अब 70% ही रह गया, केवल 30% की गिरावट आई। निश्चित तौर पर उत्पादन की गिरावट आने से क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ, फर्में बंद हुई, फर्में बंद होने से रोजगार का समाप्ति हुई। यही क्या, इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के कारण के संबंध से नए सिरे जो विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र का रहा हुआ, यानी कि इस महामंदी के कारण ही अर्थव्यवस्था को क्या पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में ही समझा जाता था, यानी एक फर्म के बारे में ही सोचा जाता था, लेकिन अब पूरे देश के बारे में सोचा जाने लगा, और उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।